Hey my friend, welcome to our channel A to Z Information। जब जिंदगी आपको नींबू थमाए तो जल्दी से शरबत बना लो और पी लो। और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियासाकी की लिखी किताब रिच डैड पुअर डैड की। अवसर पहचानना किसी भी इन्वेस्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने आ ही नहीं रहे हैं तो फिर आप अपनी गरीबी को सुधारने के लिए और क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी झोली में आकर गिर जाए पर आपके पास पैसा ही नहीं है और आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, ऊपर से बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे, आप पैसे का कहीं से इंतजाम नहीं कर पा रहे, तो फिर उस मौके का आप फायदा कैसे उठा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका अनुमान जो है वो गलत हो जाए और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वो नहीं हो, तो फिर आप क्या करेंगे। कैसे एक छोटी सी चीज को लाखों में बेचेंगे। अगर ये करना आपको आता है तो इसे ही कहते हैं फाइनेंशियल बुद्धि यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ज्यादा मतलब नहीं इस बात से। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नींबू है और उसको लाखों में बेचना है, तो लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने क्रिएटिव हैं। ज्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, नींबू निचोड़ो और शरबत बना के पी लो, यानी कि कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखता हो। आप जो हो रहा है उसे होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे बहुत कम लोग ये बात समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही लिखते हैं। जिस तरह की पैसा बनाया जाता है, अगर आप ज्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो बहुत कड़ी मेहनत करने के अलावा आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को भी तैयार करना होगा, सीखना होगा। अगर आप इस तरह के आदमी हैं जो सही चीज होने का इंतजार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। ये तो बस उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने के पहले ये डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई अगले 5 मील तक सभी स्ट्रीट लाइट्स ठीक रहेंगी, बर्फ नहीं गिरेगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है सिर्फ गाड़ी चलाना। ठीक उसी तरह से आपके कंट्रोल में है अपने प्लान्स बनाना, अपनी समझ और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए। जिस काम से आप एक महान इंसान बन सकते हैं, एक अमीर इंसान बन सकते हैं, क्या वो काम आप चंद पैसों के लिए करेंगे? नहीं ना। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट टी कियासाकी एक घटना का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। अब युवा महिला रिपोर्टर बहुत ही टाइम पे आ गई और इंटरव्यू शुरू हो गया। हम एक बहुत ही बड़े से होटल की लॉबी में कॉफी पी रहे थे और मेरा जो सिंगापुर जाने का रीजन था उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी उस रिपोर्टर ने मुझसे कहा, एक दिन मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूं। मैंने उसके कई राइटअप्स और लेख पढ़े थे और उनसे प्रभावित भी था। वो बहुत अच्छा लिखती थी, बहुत ही साफ। तो मैंने उसे कहा, बिल्कुल आप कर सकती हैं, क्योंकि आप जो लिखती हैं वो बहुत ही बढ़िया है। वैसे कौन सी चीज है जो आपको आपके सपनों को पाने से रोक रही है? उसने कहा कि मेरा काम जो है वो कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बहुत बढ़िया हैं, पर एक्चुअली होता कुछ नहीं है। इसलिए मैं अखबार में काम कर रही हूं, कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल ही जाता है। अब आपके पास कोई सुझाव है क्या इस बारे में? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल है। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है, वो एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को बाइंग सेलिंग रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। वो सिंगापुर में कई बहुत ही बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूं कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा रूखी हो गई। वो कहने लगी कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे ये सब सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा? तो मैंने हाँ कह के सिर हिलाया और फिर उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं सचमुच उसे स्कूल जाने के लिए कह रहा हूं। मैंने उसे कहा कि इसमें गलती क्या है, पर तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। उसे मेरी किसी बात का बुरा लग गया था शायद, और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता।
उसकी मदद करने की कोशिश में मैंने वो सुझाव दिया था और अब मुझे खुद ही बुरा लग रहा था। उसने कहा कि मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है, मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन ना बनना पड़े। अब वो अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी और इंटरव्यू खत्म हो चुका था और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि वो नाराज थी। वहीं कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस लेडी के द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा। मैंने उसे कहा कि क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया, जिस पर उसने लिखा था रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। यहां पर बेस्ट सेलिंग राइटर लिखा हुआ है, ना कि बेस्ट राइटिंग राइटर। तब उसे मेरी बात समझ में आई। लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब आप रिच बनने की सोचते हैं, रिच बनने की ठानते हैं, अमीर बनने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी बाधाओं को पार करना पड़ता है। तो उनके अनुसार अमीरी की राह में ऐसी 5 बाधाएं हैं जो लोगों को रोकती हैं आगे बढ़ने से। सो पहला कारण है डर, पैसा खोने के डर से पार पाना। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे न जाने कितने अमीर लोगों से मिले हैं जिन्हें पैसे का नुकसान हुआ है, पर वो फिर भी अमीर हैं। पर ऐसे एक भी गरीब इंसान से नहीं मिले हैं जिसने अपनी एक दमड़ी भी खोई है अमीर बनने की राह में, इन्वेस्टमेंट की राह में। पैसा खो जाने का डर बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है। ये हर इंसान को होता है, अमीरों को भी होता है, गरीबों को भी होता है। पर प्रॉब्लम डर नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसा खोने के बाद की स्थिति से, उसकी सिचुएशन से किस तरह से बाहर आते हैं, आप अपनी असफलताओं को किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ में केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि हर चीज के बारे में है। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच का जो अंतर होता है वो बस यही होता है कि अमीर आदमी अपने डर से किस तरह से जीतता है और गरीब आदमी अपने डर से किस तरह से हार जाता है। लोगों के पैसा खोने का डर ठीक वैसा ही है जैसे कि मोटरसाइकिल से गिरने पर चोट लगने का डर। उस चोट लगने के डर से ज्यादा एक्साइटमेंट आपको उस बाइक को चलाने का होता है और उसी एक्साइटमेंट में, उसी खुशी में आप बाइक चलाना सीख लेते हैं। ठीक वैसे ही पैसे के खोने के डर से ज्यादा उसे अर्न करने की खुशी अगर आपको हो तो आप धीरे धीरे प्लान्ड वे में एसेट्स पर ध्यान देंगे, उन्हें खरीदेंगे और एक वक्त पर अमीर बन जाएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पैसा मेरे लिए काम करे और मैं पैसे के लिए काम ना करूं। मेरा ये पहला सबक दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं, या आप जिसके लिए काम कर रहे होते हैं आप अपनी आजादी उसके हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप अपने पैसे के, अपने काम के, अपनी जिंदगी के खुद मालिक होते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के लिए रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। पर ऐसा करने के लिए आपको कानून की समझ होनी चाहिए, अपने आसपास की समझ होनी चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है इस बात की समझ होनी चाहिए और सिस्टम कैसे काम करता है इसकी भी समझ होनी चाहिए। अगर आप अवेयर नहीं हैं, मतलब नॉलेजेबल नहीं है, अज्ञानी हैं, आप केयरलेस हैं, अपनी चीजों को समझना नहीं चाहते, तो आपको बड़ी आसानी से डराया और हराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं और मुसीबत कैसी है और उसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपको आसानी से डराया नहीं जा सकता। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैडी हमेशा उन्हें यह कहा करते थे कि स्मार्ट बनो, ताकि तुम्हें कोई भी कहीं से भी आके धक्का ना दे जाए। और उन्होंने अपनी जिंदगी में बस इसी उसूल को अपनाया था। वो कानून जानते थे क्योंकि वो कानून का आदर करते थे। वो कानून जानते थे क्योंकि कानून न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझने से नहीं डरेंगे, आप किसी के भी सामने अपनी बात रखने से नहीं डरेंगे।
चाहे आपका मुकाबला विश्व के सबसे ताकतवर आदमी से ही क्यों ना हो। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पुअर डैड थे वो हमेशा उन्हें मोटिवेट करते थे कि वो कुछ भी करके एक अच्छी सी नौकरी कर लें, कॉरपोरेशन में किसी ऊंचे पद पर चले जाएं। और यही बात जब रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड से शेयर की तो वो हंसे और उन्होंने कहा कि उस कॉरपोरेट लैडर पर चढ़ने की बजाय क्यों ना उसका मालिक ही बन जाया जाए। बचपन में रॉबर्ट टी कियोसाकी को यह समझ नहीं आया था कि कॉरपोरेशन के मालिक होने से रिच डैड का क्या मतलब था। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड नहीं होते तो वो अपने पुअर डैड की बात मानकर किसी जगह नौकरी कर रहे होते। उनके रिच डैड ने बार बार याद दिलाया कि भीड़ के साथ चलने की जरूरत नहीं है, अपनी सोच रखो, अपनी समझ रखो और फिर अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी कहानी कहते हैं कि जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे रिच डैड की सलाह मुझे समझ नहीं आती थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही मरीन कॉर्प्स छोड़ी थी और जेरोक्स कंपनी के लिए काम कर रहे थे। वहां उन्हें बहुत पैसा मिल रहा था, पर बार बार अपनी तनख्वाह को चेक करते थे और हमेशा निराश होते थे। टैक्स इतना ज्यादा कटता था कि उन्हें और ज्यादा काम करना पड़ता था अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। धीरे धीरे वो सफल होने लगे, सक्सेसफुल होने लगे। तो उनके जो बॉसेस थे उन्होंने उनको प्रमोशन दी और सैलरी बढ़ा दी। उन्हें ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और जैसे ही उन्होंने अपनी ये बात अपने रिच डैड से शेयर की तो उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम्हारे बॉस अमीर बन रहे हैं, तुम्हारी कंपनी अमीर बन रही है, तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम किसे अमीर बना रहे हो। तो बस 1974 में जेरोक्स के एक कर्मचारी के रूप में ही उन्होंने अपना पहला कॉरपोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही उन्होंने संपत्ति वाले कॉलम में कुछ चीजें लिख रखी थी और खरीद रखी थी, पर अब उन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें और ज्यादा बढ़ाना है, उन्हें अपने एसेट्स और बढ़ाने हैं और अपनी लायबिलिटीज को और कम करना है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी पैसे को समझते गए, इसके गणित को समझते गए, इसके व्यवहार को समझते गए, उन्हें अपने रिच डैडी की सलाह समझ में आने लगी। एक बार उन्होंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपनी संपत्तियां, अपने एसेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए और एक बेहतरीन कर्मचारी बन गए। उनके पास अब एक लक्ष्य था। वो सुबह जल्दी जाते थे, मेहनत से काम करते थे, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाते थे और अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। और वो दौर भी ऐसा था कि उस समय नई नई चीजें, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे जिसमें संभावनाएं तलाश की जा सकती थी। तो उन्होंने जेरोक्स मशीनें बेची। जितनी ज्यादा वो मशीनें बेचते उन्हें उतना ही ज्यादा फायदा होता, लेकिन वो फायदा उनकी जेब में नहीं जाता, वो फायदा जाता कंपनी को और रॉबर्ट टी कियोसाकी की जेब से कटता था टैक्स। ये बहुत ही मोटिवेशनल था। इस सिचुएशन में लोग हताश हो जाते हैं, पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इसको पॉजिटिवली लिया और वो इस नौकरी के जाल से बाहर निकल आए। वो ये समझ गए थे कि उन्हें किस तरह से बाहर आना है, पर जल्दबाजी में उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे सिर्फ 3 साल के समय में ही उन्होंने जेरोक्स कंपनी की तुलना में अपने छोटे से कॉरपोरेशन कंपनी से ज्यादा कमाना शुरू कर दिया था और उनका कॉरपोरेशन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी थी और वो पैसा जो कि वो अपने एसेट से कमा रहे थे वो उन्हीं के लिए दोबारा काम कर रहा था। अब उन्हें फोटोकॉपियर बेचने के लिए दरवाजे दरवाजे जाने की जरूरत नहीं थी। अपने रिच डैडी की सलाह से उन्हें बहुत फायदा हुआ। जल्दी ही उनकी प्रॉपर्टीज से आने वाले कैश फ्लो में इतना ज्यादा बढ़ोतरी हो गई कि उनकी कंपनी ने उनके लिए पहली कार खरीद के दी। उनकी पुरानी कंपनी जेरोक्स के लोगों को लगा कि वो अपना कमीशन बेच रहे हैं, परंतु ऐसा था नहीं। उन्होंने अपने कमीशन को अपने एसेट्स में कन्वर्ट कर रखा था। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनका एक एक रुपया उनके एक एक एम्प्लॉय जैसा उनके लिए काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही जगह पर इन्वेस्ट किया था। अपने रिच डैड से सीखे गए सबक के कारण वो इस चूहा दौड़ के मिथक से बाहर आ गए थे और कम उम्र में ही एक एम्प्लॉयर बन गए थे। स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कैसे एम्प्लॉय बने, पर अपने रिच डैड की बात मानकर वो एक एम्प्लॉयर बने और ये सब पॉसिबल हुआ पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने की समझ से, पैसे को मैनेज करने की समझ से, फाइनेंशियल लिटरेसी से। बहुत सारी मुश्किलें आई, पर अपनी सूझबूझ से और अपनी अवेयरनेस से, अपने नॉलेज से रॉबर्ट टी कियोसाकी उन मुश्किलों से आगे बढ़ते गए और लोग उनको फॉलो करने लगे।
वो जब भी फाइनेंशियल सेमिनार्स में दूसरों को सिखाने को जाते, उनको अपनी बात बताते, तो वो हमेशा कहते कि फाइनेंशियल आईक्यू स्पेशलाइजेशन के 4 बड़े फील्ड से आने वाले ज्ञान का मिक्सचर है, नॉलेज का मिक्सचर है। सो वो 4 फील्ड्स कौन कौन सी हैं? पहला है अकाउंटिंग। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जिसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता कहता हूं, एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, साम्राज्य बनाना चाहते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज्यादा पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे, उतना ही ज्यादा आपको बारीकी से नॉलेज होने की जरूरत है, नहीं तो आपका जो साम्राज्य है, आपका जो एम्पायर है, वो ताज के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इस योग्यता, इस क्वालिटी की वजह से आप किसी भी बिजनेस की जो कमजोरियां हैं, वीक पॉइंट्स हैं, और उसकी जो प्लस पॉइंट्स हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। दूसरा फील्ड है जो इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट, जिसे वो पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान कहते हैं। इसमें तकनीकें, रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज, फॉर्मूले, इन सब की जरूरत होती है। तीसरा है बाजार की समझ, मार्केट की समझ, डिमांड एंड सप्लाई का साइंस। बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है, जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम जनता इमोशनल होकर चीजें करती है, और उसका फायदा उन लोगों को होता है जो कि दिमाग से सोचते हैं, खास करके पैसे के बारे में। चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, या कोई भी सुख सुविधाएं हो, ये सारी चीजें इमोशन से होती हैं, और फायदा हमेशा दूसरे व्यक्ति को होता है जो इन्हें बेच रहा होता है। और चौथी फील्ड है कानून, लॉ। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट और बाजारों की तकनीकी दक्षताओं के सहारे कॉरपोरेशन की जो क्षमता थी वो बहुत बढ़ गई थी। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो, वो बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है। पर वैसा करना जो कि किसी नौकरीशुदा कर्मचारी के लिए पॉसिबल नहीं है। उन दोनों में उतना ही डिफरेंस होगा जितना कि एक पैदल चलने वाले इंसान में और एक उड़कर जाने वाले में होता है। ये अंतर बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अपने रिच डैड की गाइडेंस को फॉलो करते हुए रॉबर्ट टी कियोसाकी एक सक्सेसफुल इंसान बने, जिन्हें दुनिया फॉलो करती है, और जिनकी लिखी बातें पढ़कर और जिनकी बातें सुनकर लोग आज भी मोटिवेट होते हैं।